हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस टॉपिक से पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मीनिंग, नेचर, स्कोप, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, लेइंग ऑन द टेबल, स्क्रूटनी कमेटी, बहुत सारी वीडियो बनाकर हमने ये टॉपिक डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉलम मिलेगा, उसे क्लिक करें, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इवन हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक 3 घंटे का सेशन इकट्ठा भी लिया हुआ है, आप उसमें भी जाकर वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इकट्ठे ही सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो कि हमने मैक्सिमम टॉपिक वहाँ पे कवर किए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी तो गाइस सबसे पहले हम अपना टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्टडी कर रहे हो या आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हो तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका आपको पता होना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्टडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करूं तो दीज रूल्स आर नॉट इम्बॉडीड रूल्स। देखो लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, अर्थात एक नेचुरल जस्टिस है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। नेचुरल जस्टिस का सिंपल मतलब अगर समझना हो तो इसका मतलब है कि जस्टिस बाय नेचर, जो नेचुरली जस्टिस मिलता है आपको वो होता है नेचुरल जस्टिस। पर इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो जो प्रिंसिपल्स हैं दीज प्रिंसिपल्स दीज रूल्स आर नॉट इम्बॉडीड प्रिंसिपल्स। ये कोई इम्बॉडीड प्रिंसिपल्स नहीं है। इम्बॉडीड का मतलब होता है कि दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिटन इन एनी कोड, इन एनी एक्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूं मर्डर की तो उसके बारे में हमें इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 300 में बता रखा है कि क्या डेफिनेशन होती है मर्डर की। जैसे कि अगर मैं बात करूं अरेस्ट की कि एक व्यक्ति को अरेस्ट कैसे करना है तो उसका प्रोसीजर जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दे रखा है सेक्शन 41 में। लेकिन अगर मैं बात करूं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की तो ये प्रिंसिपल्स कहीं नहीं दिए हुए हैं, ना किसी कोड में ना किसी एक्ट में। दीज आर नॉट इम्बॉडीड प्रिंसिपल्स। और अगर बात की जाए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की तो पुराने समय में तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को बड़ा कम फॉलो किया जाता था। जो जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती थी, कोर्ट्स होते थे, जब भी वो कोई केस डिसाइड करते थे तो कोर्ट और जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो हैं वो तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए डिसीजन देते थे। लेकिन जो जुडिशियल अथॉरिटीज़ नहीं होती थी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, जैसे कि क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़, तो वो जो अथॉरिटीज़ होती थी वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो ही नहीं करती थी। लेकिन आज अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको सभी अथॉरिटीज़ फॉलो कर रही हैं, चाहे वो जुडिशियल हो, क्वासी जुडिशियल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ क्यों ना हो, सभी को फॉलो करना ही पड़ता है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे, आपका बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैं जो लिखा हुआ है ये कोई हेडिंग्स नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल आपको मैंने पॉइंट लिख के क्लियर कर दिया, ये बातें हैं, ये कोई हेडिंग्स नहीं है, ये एक पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। जो मैंने बोला वो पैराग्राफ में लिखा जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, पहले तो ये बोला जाता था कि इसके रिगार्डिंग कोई इम्बॉडीड रूल्स नहीं है, कोई सेक्शंस नहीं है, कोई आर्टिकल्स नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में डिसाइड किया हुआ है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं ये मेनली आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें दे रखे हैं। जो आर्टिकल 14 है जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो जो है आर्टिकल 14 वो इम्प्लाइडली प्रिंसिपल
प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी ऐड करता है। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति का कोई केस डिसाइड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कोई केस सुनती है और वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करती है, तो ये माना जाएगा कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने आर्टिकल 14 का वायलेशन किया है, अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो आर्टिकल है उसको वायलेट किया है, तो ये माना जाता है। अब हम जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है इसके ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं कि इन प्रिंसिपल्स के ऑब्जेक्ट क्या हैं, उसके बाद फिर हम इन प्रिंसिपल्स को समझेंगे। तो आज दोस्तों अब हम इसके ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऑब्जेक्ट की बात करूं, उद्देश्य की बात करूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ साफ कहा था कि द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज टू सिक्योर द जस्टिस एंड प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। मेन पर्पस इसका क्या है कि सभी को न्याय मिले और किसी के साथ भी अन्याय ना हो, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, यही इसका ऑब्जेक्ट है। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कितने हैं, कितने प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की, मतलब नेचुरल जस्टिस के कितने प्रिंसिपल्स हैं, कितने काइंड हैं, तो मेनली 2 काइंड हैं, 2 प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं। जो पहला प्रिंसिपल्स है वो है नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ, और दूसरा जो प्रिंसिपल्स है वो है ओडी एल्ट्रम पार्टम। आई होप बहुत सारे बच्चों ने ओडी एल्ट्रम पार्टम का नाम सुना होगा और हो सकता है ये नाम भी सुना हो, और ये भी हो सकता है किसी का नाम ना सुना हो। आप ये वीडियो देखते रहोगे, सारा आपको क्लियर होता जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक्चुअली है क्या। तो अगर मैं बात करूँ नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ, इसका सिंपल सा मतलब होता है रूल अगेंस्ट बायस, अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पहले ये बात बोलता है कि किसी भी प्रकार की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ केस डिसाइड करता है तो वो किसी भी प्रकार की बायसनेस नहीं करेगा। वैसे ही कोई जुडिशियल अथॉरिटी केस डिसाइड करती है तो वो भी कोई बायसनेस नहीं करेगी, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, जस्टिस प्रोवाइड करेगी, न्याय देगी, पर भेदभाव नहीं करेगी। जो नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ है, इसका मतलब होता है नो मैन शैल बी जज इन हिज ओन केस, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है अपने ही केस को डिसाइड नहीं कर सकता। मैंने कोई गुनाह किया और मैं ही जज हूँ और मैं अपना ही केस डिसाइड कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो बायसनेस हो जाएगी, क्योंकि मैं बायसनेस करूँगा, मैं अपने ही फेवर में डिसीजन दूंगा, दूसरे के नहीं दूंगा, क्योंकि ये मैं खुद के फेवर में देखूंगा। हर इंसान अपने फेवर में करता है, इसलिए क्या होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अपने केस को नहीं सुन सकता, डिसाइड नहीं कर सकता। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिसाइडिंग अथॉरिटी मस्ट बी इम्पार्शियल और विदाउट बायस। जो भी कोई केस डिसाइड कर रही है, चाहे वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो, चाहे वो जुडिशियल अथॉरिटीज़ हो, वो किसी प्रकार की बायसनेस नहीं कर सकती, वो विदाउट बायस होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, पार्शलिटी नहीं कर सकती। तो मतलब इसको हम लोग रूल अगेंस्ट बायस भी बोलते हैं। पहला तो प्रिंसिपल ये हो गया कि हम लोग बायसनेस नहीं कर सकते। पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो जज है वो अपना ही केस खुद नहीं सुन सकता, वो बायसनेस नहीं कर सकता, वो अपने किसी सगे संबंधी के फेवर में डिसीजन नहीं दे सकता, वो अपने किसी फ्रेंड के फेवर में डिसीजन नहीं दे सकता। अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति को केस सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। ओन केस का मतलब यही नहीं है कि अपना ही केस, ओन केस का मतलब यही है अपने फ्रेंड का केस, ये भी है अपने फ्रेंड का केस, अपने किसी वाइफ का केस, अपने दोस्त का केस, अपने रिलेटिव का केस, अपने एनिमी का केस। अगर मान लो कि व्यक्ति का एनिमी का केस चला हुआ है तो जाहिर सी बात है जज जो है वो अपनी दुश्मनी निभा सकता है। वो क्या पता एनिमी के अगेंस्ट डिसीजन दे दे, उसके अगेंस्ट डिसीजन दे दे, उसको हरा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा जो मेन प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का वो है ओडी एल्ट्रम पार्टम। तो अगर मैं ओडी एल्ट्रम पार्टम की बात करूं तो इसका मतलब होता है रूल ऑफ फेयर हेयरिंग। फेयर हेयरिंग मतलब जब भी कोर्ट, जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कोई डिसीजन देती है उससे पहले उसको फेयर हेयरिंग को फॉलो करना है। फेयर हेयरिंग मतलब दोनों पार्टीज़ को सुनना है, दोनों पार्टीज़ के मुद्दे सुनने हैं, फैक्ट्स सुनने हैं, दलीलें सुननी है, उसके बाद ही डिसीजन देना है। कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ या फिर कोई कोर्ट एक पर्सन को सुन के डिसीजन नहीं दे सकता। देखो यहाँ लिखा हुआ है ओडी एल्ट्रम पार्टम मीन्स बोथ साइड मस्ट बी हियर्ड। बोथ साइड मतलब जब भी कोई केस होता है तो 2 पार्टीज केस की होती हैं, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडर। तो जो कोर्ट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्लेंटिफ को भी सुने, डिफेंडर को भी सुने, बोथ पार्टीज मस्ट बी हियर्ड। या फिर नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहियर्ड, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है बिना सुने नहीं रहना चाहिए।
मान लो मेरा कोई केस कोर्ट में चला हुआ है तो मुझे भी सुनना चाहिए जज को, और जो मेरा ओपोजिशन में है उसको भी सुनना चाहिए, दोनों को सुनना चाहिए। कोई भी पार्टी बिना सुने नहीं रहनी चाहिए। अगर कोर्ट ऐसा करता है, जज ऐसा करता है कि मुझे सुन ले और दूसरे बंदे को सुने ही ना और डिसीजन दे दे मेरे फेवर में, तो ये फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा। मतलब बोथ पार्टीज मस्ट बी हियर्ड बिफोर डिसाइडिंग एनी केस बिफोर गिविंग द जजमेंट। इसको बोलते हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग। अब हम नैमो जुडिक्स इन कोजा सुआ मतलब रूल अगेंस्ट बायस, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम रूल ऑफ फेयर हियरिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी गाइस, तो गाइस सबसे पहले हम सबसे जो पहला वाला प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, रूल अगेंस्ट बायस, उसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं रूल अगेंस्ट बायस की बात करूं, हमने पीछे ही डिस्कस किया कि जो एक मैगजीन है, पीछे मैंने शॉर्ट में मैगजीन लिखी हुई थी, डिटेल में मैगजीन का नाम है नैमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कोजा। आप ये मैगजीन भी लिख सकते हो, पिछली बार जो मैंने लिखी वो भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही बात है, बस यहाँ पे बड़ा करके लिख दिया है उस मैगजीन को। तो जो रूल अगेंस्ट बायस है, जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये वाला है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का वो ये प्रिंसिपल है, इसका मतलब होता है नो मैन शुड बी जज इन हिज ओन केस। और साथ साथ इसका मतलब ये भी है साथ में, जस्टिस शुड नॉट ओनली टू बी डन व्हाट इट मस्ट बी सीन टू बी डन, इट मस्ट सीन टू बी डन। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट सीन टू बी डन, या इट मस्ट बी सीन टू बी डन। मतलब बोलने का ये हुआ मेरा कि जो रूल अगेंस्ट बायस है, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति भी अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। जज का मतलब यहाँ पे केवल जुडिशियल ऑफिसर से नहीं है, जज का मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से भी है, डीसी से भी है। जो डीसी होते हैं अपना क्या नाम इसका, डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी यहाँ पे ऐड होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ भी ऐड होंगी। जज का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से भी है। अगर मैं बात करूँ ओन केस की, यहाँ लिखा हुआ ना कि रूल अगेंस्ट बायस मीन्स नो मैन शैल बी जज इन हिज ओन केस। ओन केस का मतलब क्या हुआ? ओन केस का मतलब केवल अपने केस से नहीं है कि मेरा अपना केस है मैं अपने केस में जज नहीं बन सकता। ओन केस का मतलब है कि अपने किसी भी फ्रेंड का केस, अपने किसी रिलेटिव का केस, अपने किसी एनिमी का केस, जिस केस को डिसाइड करते हुए जज जो है वो बायस हो सकता है, तो वो ओन केस बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई बंदा भी अपना डिसीजन नहीं दे सकता। अब मान लो कोई कंपनी का केस चला हुआ है, कोई कंपनी का केस चला हुआ कोर्ट में, और उस कंपनी में मैंने पैसा लगा रखा, मैं शेयर होल्डर हूँ और मैं जज भी हूँ, और मेरे पास ही केस आ गया, तो मैं कंपनी के फेवर में ही दूंगा केस का डिसीजन ना, ताकि हमारा पैसा ना डूबे। अगर कंपनी केस हार गई तो जाहिर सी बात है मैं शेयर होल्डर हूँ, मुझे नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला तो प्रिंसिपल ये बोलता है रूल अगेंस्ट बायस का। अगर मैं बायस की बात करूं तो बायस अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर बायस, पेक्यूनरी बायस, पर्सनल बायस। अब हम उन बायस को डिस्कस करेंगे कि वो कितने कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ बायस की बात करूं तो ये 4 प्रकार की हो सकती है, पेक्यूनरी बायस, पर्सनल बायस, डिपार्टमेंटल बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस। इन सभी बायस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और केस लो भी डिसाइड करेंगे, ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगे लाइक जरूर कर दें, पूरी वीडियो जरूर देखें। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं फिर आपको यहाँ वहाँ किसी और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं नोट्स आपको दे दूंगा, पर उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ सकता है। अब हम जल्दी जल्दी इन बायस को समझ लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले हम पेक्यूनरी बायस को समझेंगे। पेक्यूनरी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। जैसे कि मैंने यहाँ भी लिखा भी हुआ है कि पेक्यूनरी बायस अराइजेज व्हेन द एडजुडिकेटर हैज़ मोनेटरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट आएगा, अर्थात जब किसी भी व्यक्ति का जो जज है, जो एडजुडिकेटर है, केस को डिसाइड करने वाला है, उसका अगर उस केस में कोई भी मोनेटरी इंटरेस्ट है, कोई भी पेक्यूनरी इंटरेस्ट है और वो केस को डिसाइड कर देता है, तो ये माना जाएगा कि वो पेक्यूनरी बायस हुई है। बायस हुई है, मोनेटरी बायस हुई है, मतलब जज ने बायस की है। तो अगर जज का किसी भी केस में मोनेटरी इंटरेस्ट हो तो वो केस को डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे कि एक केस लो हुआ द मेल वर्सेस ग्रैंड जंक्शन कैनल कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, ये वाली कंपनी, इस कंपनी का जो शेयर होल्डर था वो एक जज था, वो एक एडजुडिकेटर था, जज था। तो इस कंपनी के ऊपर केस किया कि व्यक्ति ने,
तो जब केस गया तो इस कंपनी का केस जो है वो उसी जज के पास चला गया जो इस कंपनी का शेयर होल्डर था। सेम जज जो शेयर होल्डर था उसी के पास केस चला गया, उसने केस डिसाइड कर दिया कंपनी के फेवर में। फिर बाद में अलग से अपील हुई तो कोर्ट ने ये बोला कि वो जज जो है वो केस को डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जज जो है वो खुद ही कंपनी का शेयर होल्डर है, उसका उस कंपनी में इंटरेस्ट है, पेक्यूनरी बेनिफिट है, तो वो तो हमेशा कंपनी के फेवर में केस डिसाइड करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर कंपनी केस हार गई तो मैं भी शेयर होल्डर हूँ, मुझे भी लॉस होगा, पेक्यूनरी उसका लॉस हो जाएगा, मॉनेटरी लॉस हो जाएगा। इसलिए कोर्ट ने बोला कि एक जो जज है वो उस केस को कभी डिसाइड नहीं कर सकता जहाँ पे उसका मॉनेटरी इंटरेस्ट हो, उसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो, जैसे कि इस केस में हुआ था, जज खुद ही कंपनी का शेयर होल्डर था। वैसे ही जी.जे. बॉय वर्सेस कलेक्टर का केस हुआ। ये केस बड़ा लैंडमार्क केस है, ये नेट के पेपर में भी पूछा हुआ है कि पेक्यूनरी इंटरेस्ट से कौन सा केस, सॉरी पेक्यूनरी बायस से कौन सा केस डील करता है, जी.जे. बॉय वर्सेस कलेक्टर। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई थी, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर थे वो कुछ जज थे, वो उसके मेंबर थे। तो हुआ क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक केस चला हुआ था, जमीनी विवाद, लैंड डिस्प्यूट चला हुआ था कि लैंड किसकी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की है या किसी और की है। तो फिर केस कर दिया बंदे ने कोर्ट में जाके, तो एक बेंच बैठाया गया केस को सुनने के लिए, जजेस का होता है ना, जज का बेंच बैठाया गया। तो उस बेंच में जो जजेस थे ना वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही मेंबर थे, जो जज थे वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही मेंबर थे। तो बाद में उन्होंने केस डिसाइड कर दिया, लेकिन बाद में कोर्ट ने, बाद में जब अलग से केस हुआ, अपील हुई, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि वो जज जो हैं इस केस को नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं और वो कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट डिसीजन नहीं देंगे, वहाँ पे पेक्यूनरी बायस है, क्योंकि उनका वहाँ पे मॉनेटरी इंटरेस्ट है। इसलिए कोर्ट ने बोला कि कोई भी जज जो है अगर उसका मॉनेटरी बेनिफिट है किसी केस को डिसाइड करने में तो वो केस डिसाइड नहीं कर सकता। अब हम पर्सनल बायस को समझ लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर हम पर्सनल बायस की बात करें तो नाम से पता चल रहा है पर्सनल बायस। जब देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इट ऑलवेज अराइजेज बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एंड द जज। अर्थात जब भी बायसनेस कैसे होती है, क्योंकि जो पार्टीज़ हैं केस की और जो जज है उनकी आपस में कोई रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, मान लो मैं जज हूँ तो दो पार्टीज़ का केस चला हुआ है, दो व्यक्तियों का, तो एक जो व्यक्ति है वो मेरा कोई रिलेटिव है, मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई दोस्त है, तो जाहिर सी बात है हो सकता है मैं अपने दोस्त के फेवर में केस ना हूँ, तो बायसनेस हो जाएगी, जिसको कि पर्सनल बायसनेस कहा जाएगा। वैसे ही अगर मान लो दो व्यक्तियों का केस चला हुआ है और दोनों में से एक व्यक्ति मेरा एनिमी है, मेरा दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मैं जो हूँ, मैं जो बंदा, मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो बात अलग है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि एक जज है वो केस सुन रहा है दो व्यक्तियों का, दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को वो जानता ही नहीं है, पर दूसरा जो है वो उसका कट्टर दुश्मन है, बड़ा पुराना दुश्मन है, तो हो सकता है वो कट्टर दुश्मन के अगेंस्ट ही डिसीजन सुनाए और दूसरे व्यक्ति को जिता दे, तो यहाँ पे पर्सनल बायस हो जाएगी। पर्सनल बायस का मतलब क्या होता है, जो बायस पर्सनल रिलेशनशिप के कारण सामने आती है। यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने, इन केस ऑफ पर्सनल बायस ए जज मे बी रिलेटिव, और रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, बिजनेस एसोसिएट हो सकता है, इवन एनिमी हो सकता है पार्टीज का, तो इसको पर्सनल बायस कहा जाएगा अगर कोई जज ऐसे डिसाइड करता है केस को। जैसे कि मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस हुआ था। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति था जो कि एक पॉलिटिशियन था, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता था, लेकिन वो सत्ता में नहीं था, वो हार चुका था इलेक्शन, वो सत्ता में नहीं था। तो जो पॉलिटिशियन था उसको जो है वो अलाउ कर दिया, उसको जो लाइसेंस मिल गया था 99 ईयर्स की माइनिंग करने का। किसी जगह पे आप 99 ईयर की माइनिंग करो, उसको 1947 में 1947 में लाइसेंस मिल गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हुई थी, अलग गवर्नमेंट आई, तो उस गवर्नमेंट में क्या था कि जो एक वहाँ पे जो मिनिस्टर थे, वो मिनिस्टर उस व्यक्ति के, मतलब पॉलिटिकल राइवलरी थी उनके बीच, पॉलिटिकल दुश्मनी थी, वो एक दूसरे को आपस में विरोधी मानते थे। जब व्यक्ति जो मतलब सत्ता में आ गया, उसने क्या किया, इस बंदे को जो लाइसेंस दिया हुआ था गवर्नमेंट ने इसका लाइसेंस वापस ले लिया, क्योंकि ये पावर में था नहीं। दूसरा जो उसका विरोधी पॉलिटिकल पार्टी वाला था वो पावर में था, उन्होंने मिलकर क्या किया, गवर्नमेंट ने इससे लाइसेंस वापस ले लिया कि आप माइनिंग नहीं कर सकते। तो इसने केस डाल दिया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, कि जो गवर्नमेंट है वो पर्सनल बायस कर रही है, वो पर्सनल मेरे साथ खुंदस निकाल रही है। मैंने आपको पहले ही कहा है,
मतलब यहाँ पे बायस का मतलब या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट इनको फॉलो करते हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को भी फॉलो करना पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ तो है, जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ तो है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और लाइसेंस वापस ले लिया माइनिंग करने का। तो मतलब पर्सनल बायस की, तो कोर्ट ने बोला ये पर्सनल बायस ही है, गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि जो इसके एक बार लाइसेंस दिया हुआ है 99 ईयर्स की लाइसेंसिंग माइनिंग करने का, उसको कैंसिल करे। तो कोर्ट ने वो पर्सनल बायस माना। तो ये बात आपने गाइस दिमाग में बैठा लेनी है कि मैंने पहले ही बताया था अडजुडिकेटर या जज का मतलब केवल जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी है, क्वासी जुडिशियल ऑफिसर भी है। तो अब हम तीसरा जो है वो बायस का टाइप डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं सब्जेक्ट मैटर बायस की बात करूं तो सब्जेक्ट मैटर बायस का मतलब है कि जो केस चला हुआ है, केस कभी ना कभी किसी ना किसी मैटर पे चलता है, किसी मुद्दे पे चलता है। तो जो केस का सब्जेक्ट मैटर है, जो मेन मैटर है, उस पर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई इंटरेस्ट है, कोई ना कोई उसमें उसका लेना देना है। तो अगर वो जज जो है वो केस डिसाइड कर देता है तो उसको सब्जेक्ट मैटर बायस माना जाएगा। वैसे ही डिपार्टमेंटल बायस भी है। जो डिपार्टमेंटल बायस है, डिपार्टमेंटल बायस है, ये मेनली होती है डिपार्टमेंटल्स में। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वैसे ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। तो उनके बीच अगर मान लो कोई भी केस चलता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं, होता है ना कई बार, मान लो डिपार्टमेंट के किसी बंदे ने कोई गलत काम कर दिया तो इंक्वायरीज बैठेगी, उसका केस डिसाइड करेगी कि उसने गलत किया या नहीं किया, उसको क्या करना है। कई बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं। तो जब डिपार्टमेंट में ही बायस हो जाए, मान लो जो बंदा केस डिसाइड कर रहा है उसकी उस बंदे के साथ पर्सनल दुश्मनी है, जो बंदे ने गलत किया है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, जिसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी हुई है, तो इसको डिपार्टमेंटल बायस कहा जाता है कि डिपार्टमेंट के अंदर ही बायस हो जाती है। डिपार्टमेंटल बायस को ऑफिशियल बायस भी कहा जाता है, इसको ऑफिशियली बायस भी कहा जाता है। और जो डिपार्टमेंटल बायस है, इसके रिगार्डिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है जो आपने याद रखना है, जो है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये इसका बड़ा लैंडमार्क केस है। अब हम डिस्कस करेंगे ओडी अल्टरम पार्टम, उसके अंदर आप क्या क्या लिखोगे उनको हम पढ़ लेते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज अब हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, ये दूसरा प्रिंसिपल है ओडी अल्टरम पार्टम, इसको डिस्कस करेंगे। इवन हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, अब हम थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर मैं बात करूँ ओडी अल्टरम पार्टम की, तो इसका मतलब होता है हेड बोथ द पार्टीज। जो भी जज केस को डिसाइड कर रहा है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई केस डिसाइड कर रही है, कोई डिसीजन दे रही है, कोई भी डिसीजन करने, कोई भी एक्शन लेने जा रही है, तो एक्शन लेने से पहले उनको दोनों पार्टीज को सुनना चाहिए। केवल एक पार्टी को सुनकर कभी भी केस डिसाइड नहीं करना चाहिए। तो ये अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो अगर मैं बात करूं ओडी अल्टरम पार्टम की, तो इसके दो मेन इसेंशियल्स हैं, एक तो है नोटिस, दूसरा है हेयरिंग। नोटिस का मतलब क्या है, देखो आपको नाम से पता चल रहा है कि नोटिस देना, किसको बताना। तो जो ओडी अल्टरम पार्टम है, इसमें सबसे पहले इसका जो मतलब इसेंशियल है वो नोटिस। मतलब बोलने का ये हुआ कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कोई डिसीजन देती है, कोई भी एक्शन लेने जाती है, तो सबसे जरूरी होता है कि उनको नोटिस देना है। किसको नोटिस देना है? जिसके अगेंस्ट वो एक्शन लेने जा रही हैं, कोई भी स्टेप उठाने जा रही हैं। कोई भी कोर्ट किसी बंदे के अगेंस्ट कोई डिसीजन देने जा रहा है, तो कोर्ट की ड्यूटी है पहले उस बंदे को नोटिस दें, उसको बोले कि हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेने जा रहे हैं। अगर आपने कुछ भी कहना है, आपने कोई कोर्ट में आकर कुछ नहीं कहा, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है वो बोलेगी आपने यहाँ पे आके कोई अपनी दलील नहीं दी, अपनी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो आप आइए और एक्सप्लेनेशन दीजिए। मतलब बोलने का नोटिस में बिफोर एनी एक्शन इज टेकन, जो जब भी कोई एक्शन लिया जाता है, जो भी अथॉरिटी है अगेंस्ट द अफेक्टेड पर्सन मस्ट बी गिवन नोटिस। मतलब उसको बोला जाएगा कि आप आओ हमारे सामने, हमें आप अपनी एक्सप्लेनेशन दो, जो कि आप क्या कहना चाहते हो, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेने जा रहे हैं। ये तो होगी नोटिस की बात। पर नोटिस में एक बात याद रखना कि नोटिस एडिक्वेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, और जल्दी जल्दी नोटिस देना चाहिए। ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ आज नोटिस दे रही हैं और शाम को उसके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया।
उसको प्रॉपर टाइम भी देना है कि वो आपके सामने अपेयर हो, अपनी बात रखे, कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे। तो नोटिस एडुकेट होना चाहिए, विद रिजनेबल प्रॉपर टाइम होना चाहिए, टाइम भी देना चाहिए। दूसरा जो इसेंशियल है रूल ऑफ हेयरिंग का, ओडी अल्टरनेट पार्ट टर्म का, वो है हेयरिंग। हेयरिंग का मतलब होता है सुनना। क्या मतलब होता है? सुनना, कोई बात सुनना। जैसे कि अगर मान लो जब भी कोर्ट कोई डिसाइड करता है केस, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कोई काम करने जा रही है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो डिसीजन दे, लेकिन सुन के दे, दोनों पार्टीज को सुने, जिसके भी अगेंस्ट वो एक्शन लेने जा रही है। मान लो एक डीसी साहब हैं, डीसी साहब को ऑर्डर मिला है कि किसी झोंपड़ी पट्टी को तोड़ देना है, बुलडोजर चलाकर वहाँ सफाई कर दो, वहाँ पर मैंने काम शुरू करना है, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो जब भी डीसी साहब ये काम करने जाएंगे तो उनकी ड्यूटी है कि वो उन लोगों की बात भी सुने जो वहाँ पे रहते हैं, उनको सुने, हेयरिंग करें उनसे कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो हेयरिंग के ऊपर बहुत सारे केस लो हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो केस है हेयरिंग के ऊपर वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में क्या हुआ था कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वो जब्त कर लिया था और बिना किसी उसकी बात सुने, मेनका गांधी की कोई बात नहीं की सुनी, कोई उसको हेयरिंग का मौका नहीं दिया गया, उसको सुनने का मौका नहीं दिया गया और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो काम था इट वाज द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब हम दूसरा केस पढ़ लेते हैं। हाँ जी गाइस, जो दूसरा केस है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये वाला केस नोटिस से डील करता है, हेयरिंग से डील करता है। इस केस में क्या हुआ था, जो डीसी साहब थे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, उनको पावर दे रखी थी कि वो पर्टिकुलर प्लेस में जो कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ उसको ख़त्म कर सकते हैं, मतलब उसको हटवा सकते हैं बिना किसी को नोटिस दिए और बिना किसी की बात सुने। और डीसी साहब ने ऐसा ही किया। जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, मतलब वहाँ पे झोंपड़ी, झुग्गी झोंपड़ी का काम चला हुआ था, बन रही थी, तो उनको हटवा दिया बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी को सुने। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डीसी साहब हैं उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है। कौन सा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल? रूल ऑफ फेयर हेयरिंग, दैट इज नोटिस भी नहीं दिया और हेयरिंग भी नहीं की, दोनों किसी पार्टी को नहीं सुना, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। तो ये आप सारी बातें जो है वो इसमें लिखोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल लोग द ट्विंस को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पेज लोग द ट्विंस को जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।